नमस्कार। नक्षत्र तक में आपका स्वागत है। मैं आपका ज्योतिष मित्र आदित्य द्विवेदी। जन्म कुंडली से संबंधित परामर्श के लिए, कुंडली मिलान के लिए, किसी भी प्रकार के मुहूर्त आदि की जानकारी के लिए या जीवन में चल रही समस्याओं के समाधान के लिए, खराब ग्रह दशाओं के उपाय के लिए, रत्न और रुद्राक्ष आदि की जानकारी के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। लगन में 12 नंबर की गिनती हो तो मीन लगन होगा। लग्नेश गुरु होता है, इसलिए इसे केंद्राधिपति दोष नहीं लगेगा। धन भाव का स्वामी मंगल होता है। लग्नेश और धनेश दोनों मित्र होते हैं। तृतीय भाव का स्वामी शुक्र होगा। चतुर्थ भाव का स्वामी बुध होगा। पंचम भाव का स्वामी चंद्रमा। छठे भाव का स्वामी सूर्य होता है। सप्तम भाव का स्वामी बुध होगा। अष्टम भाव का स्वामी शुक्र होगा। नवम भाव का स्वामी कौन हो जाएगा? मंगल। दसम भाव का स्वामी स्वयं फिर गुरु होगा। अगर गुरु एक केंद्र का स्वामी है तो दूसरे केंद्र का भी स्वामी होगा। लाभ का और व्यय का, इन दोनों भावों का स्वामी शनि होगा। ये मीन लगन की कुंडली होती है। अब इस लगन की कुंडली में हमें 3 कारक ग्रह चाहिए। 3 कारक ग्रह हमारे कौन कौन से होंगे? 3 कारक ग्रह हमारे होंगे, एक तो गुरु होगा। लगन का स्वामी गुरु, पंचम का स्वामी चंद्रमा और नवम का स्वामी कौन होगा? मंगल। ये हमारे 3 कारक ग्रह होंगे। इस कुंडली में परम कारक कौन होता है? गुरु होता है, क्योंकि गुरु एक त्रिकोण का स्वामी होता है लगन से, और दसम से एक केंद्र का स्वामी होता है। अब ये 4 ग्रह हमारे जो कारक हैं, ये राजयोग बनाएंगे। अगर राजयोग युति संबंध केंद्र या त्रिकोण में बनेगा तो उसे विशुद्ध राजयोग मानेंगे। अब यहाँ पे वह कौन सा ग्रह है जो थोड़ा सा अटपटा रहेगा राजयोग में? बुध। लग्नेश गुरु का संबंध चंद्रमा से हो जाए तो बहुत अच्छा राजयोग है। गुरु और चंद्रमा, लग्नेश और पंचमेश। ऐसे गुरु का संबंध भाग्येश के साथ हो जाए, मंगल के साथ हो जाए। अगर इस कुंडली में गुरु और मंगल का संबंध होता है तो एक साथ 2 राजयोग बन जाते हैं। मीन लगन में गुरु और मंगल का संबंध होने पर 2 राजयोग एक साथ बनेंगे। कैसे? ये मंगल जो है नवमेश है। अगर गुरु मंगल का संबंध बनेगा, ये एक साथ होंगे, तो लग्नेश और नवमेश भी एक साथ होगा और दशमेश और नवमेश भी एक साथ होगा, क्योंकि गुरु वही लग्नेश और दशमेश दोनों होगा। अगर स्थान परिवर्तन होगा, तब इस केस में ये नहीं लागू होगा। अगर मंगल यहाँ है धनु राशि में और गुरु जो है यहाँ पर है, अब इसे लग्नेश का और नवमेश का नहीं मानेंगे। अब मंगल गुरु के इस घर में गया है तो इसी घर से परिवर्तन मान लेंगे। हालांकि लाभ मिलेगा, दोनों का ही मिलेगा। यानी मीन लगन में मंगल और गुरु का संबंध बहुत ही योग कारक हो जाता है। और फिर अगला संबंध गुरु और चंद्रमा का। गुरु चंद्रमा की भी युति से 2 राजयोग बनेंगे। 2 राजयोग बनेंगे। आप लोग सोचिए, मैं किसी से पूछता हूँ, अगर इस लगन में गुरु और चंद्रमा, मंगल और गुरु वाला तो मैंने बताया आपको, एक तो लग्नेश और नवमेश से और एक दशमेश नवमेश से। अब इसमें बताइए आप लोग। प्रणाम गुरुजी। जी, अ, प्रसन्न रहे। गुरुजी, एक तो गज केसरी योग बनेगा और दूसरा वेरी गुड। केंद्र त्रिकोण भी योग बनेगा। हाँ, एक तो गज केसरी राजयोग। बन जाएगा। वेरी गुड। जी। और गज और केसरी भी जो बनेगा वो भी अच्छे भाव के स्वामी होके जी हाँ, बनेंगे। जी हाँ, 9th हाउस में, वो 5th हाउस में अगर चंद्रमा हम्म। बैठा है या गुरु बैठा है तो गज हम्म। केसरी योग होगा और दूसरा राजयोग होगा, परम राजयोग। राजयोग होगा केंद्र जी त्रिकोण हाँ। का। तो इस प्रकार से यानी मीन लगन में गुरु मंगल और गुरु चंद्रमा के संबंध से जो है 2 राजयोग मिल जाते हैं। बहुत अच्छा, समझ में आ रहा है यानी आपको। म्यूट कर लीजिए अब अपने आप को।
अब इस लगन में ये हमारे कारक ग्रह हुए, इनका योग हो गया। अब अगर गुरु का योग और बुध का बनेगा तो भी राजयोग है, लेकिन जो पहले राजयोग बना गुरु और चंद्रमा से, गुरु और मंगल से, ये उतना सशक्त नहीं है। चंद्रमा और बुध से भी बनेगा, लेकिन ये भी उतना सशक्त नहीं है, देगा असर, धन योग में बदल जाएगा। जहां राजयोग का पूरा कॉन्सेप्ट ना लागू हो, धन योग में बदल जाएगा। ऐसे बुध और मंगल में भी वही चीज होगा। अब इस कुंडली में धन का स्वामी कौन होता है? द्वितीय भाव का मंगल, और लाभ भाव का कौन होता है? शनि होता है। तो अगर मंगल अच्छा है तो व्यक्ति धन अच्छा बचत कर ले जाएगा, शनि अच्छा है तो व्यक्ति की मनोकामनाओं की पूर्ति अच्छी होगी। लाभ भाव में ग्रह ना हो, इससे अच्छा होता है कि लाभ भाव में कोई ग्रह हो, चाहे वो शत्रु राशि का हो चाहे नीच राशि का हो, किसी ना किसी विधि से मनोकामनाओं की पूर्ति हो जाएगी व्यक्ति के। और जिसमें लाभ भाव में ग्रह नहीं है उसको थोड़ा ज्यादा वेट करना पड़ता है अपने मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए। और अगर ग्रह है मित्र राशि में है, स्वराशि में है, उच्च राशि में है, तो पूछना क्या, व्यक्ति योजनाएं बनाएगा, 2-2.5 साल में उसको वो चीज मिल जाएगी। और अगर ग्रह नहीं है तो कुंडली में अगर अन्य राजयोग भी हल्के हैं या नहीं है, तो मनोकामनाओं की पूर्ति में बेचारा सोचेगा कि एक छत लगवाना है दीवार खड़ी करके, तो उसमें भी 2-4-6 साल का समय लग जाएगा। ऐसे बहुत सारे केस आएंगे। जब आप लोग कुंडली देखेंगे ना तो आप लोगों को पता चलेगा संसार में सब कुछ अच्छा ही अच्छा नहीं है। अगर हमें आपको अच्छे सुख मिल गए हैं तो ऐसा नहीं है, कभी संसार में बहुत से पीड़ित भी हैं। तो लाभ भाव से विचार हम करके जान सकते हैं कि व्यक्ति के इच्छाओं की पूर्ति, मनोकामनाओं की पूर्ति कैसे होगी। अगर शुक्र लाभ भाव में बैठा हो या चंद्रमा बैठा हो तो ऐसे व्यक्ति को स्त्रियों से लाभ बड़ा अच्छा रहता है। ऐसे व्यक्ति के लिए स्त्रियां बड़ी लकी रहती हैं। वो अपनी पत्नी हो, अपनी माता हो, बहन हो, अच्छी रहती हैं। अच्छा, 12वें भाव में भी यही चीज होता है। 12वें भाव में और कोई लकी हो या ना हो, लेकिन अपनी पत्नी बहुत लकी होती है, नोट करिए। 12वें भाव में बशर्ते वो शुक्र जो है नीच का ना हो और शनि के घर का ना हो, मकर में ना हो, कुंभ में ना हो और कन्या राशि में ना हो, यानी 3 लगन इसमें से निकल जाएंगे। धनु लगन नहीं चलेगा, धनु नहीं, कुंभ लगन ना हो, मीन लगन ना हो और तुला लगन ना हो, इन 3 लगन को छोड़ के। अगर शुक्र 12वें भाव में है, हालांकि अगर ये लगन भी है तो भी असर यही रहेगा, लेकिन मात्रा कम रहेगी। अगर ये लगन नहीं है तो फुल इसका रिजल्ट आएगा। ऐसे व्यक्ति की पत्नी उसको तारने वाली होती है। चूंकि शुक्र है ना, तो हम स्त्री की ही बात कर रहे हैं, नहीं तो हमारे स्त्री स्टूडेंट जो है वो सोचें पति की बात नहीं कर रहे हैं। चूंकि शुक्र स्त्री कारक है ना, इसलिए ऐसे व्यक्ति की स्त्री उसे तार देती है, बुढ़ापे में बड़ा साथ देती है, और विवाह के बाद ऐसे व्यक्ति की खूब अच्छी तरक्की होती है। अभी मैं एक न्यूज आज पढ़ रहा था, आज तक पे था। एक आदमी को मगरमच्छ पकड़ लिया नदी में, उसका पैर खींच रहा था, और पत्नी जो है तुरंत लाठी लेके नदी में कूद के उसको इतनी लाठी मारी, वो बेचारा उसको छोड़ के भाग गया। आज की न्यूज है ये। शुक्र उसका 12वें रहा होगा। अगर शुक्र छठे रहेगा तो ऐसी पत्नी 2 मगरमच्छ और लाके छोड़ देगी। प्रयास कर रहे हैं। मतलब कुल कहने का ये है कि शुक्र 12वें है तो ऐसा व्यक्ति लकी होता है। अपनी पत्नी के मामले में वो सेवा भाव करेगी, जरूरत पड़ेगी तो उसका साथ कभी छोड़ नहीं सकती। अगर उसके साथ जो है महलों का सुख उठाई है तो उसके बाद अगर उसे झोपड़ी में भी रहना पड़ेगा तो रह लेगी। सब लोग देखिएगा, सबके 12वें शुक्र है, क्या पत्नी मगरमच्छ से छुड़ाएगी कि नहीं? अगर होगा तो किसी मगरमच्छ वाले तालाब में चले जाइएगा और इसका प्रैक्टिकल करके देख लीजिएगा। संतोष पात्रो जी, जाइएगा।
अनुराग जी सुन रहे हैं, हाथ उठा रहे हैं कि अनुराग जी जाएंगे। मत जाइएगा भैया, आपका शुक्र 12 में नहीं है, दूसरे भाव में है। अब अगर हम इसी का अपोजिट करके एक बार गुरु को देख लें, क्योंकि गुरु पति का कारक है, तब क्या होगा। अब यहाँ पे हम ठीक इसी का अपोजिट नहीं लगा सकते अर्थ, कि चलो जब शुक्र है तो पति को स्त्री तार रही है, लेकिन जब गुरु हो गया तो पत्नी तरेगी। कारण इसमें समझना होगा। 12वां भाव हमारा क्या होता है, भोग का भाव है, और शुक्र भोग का कारक है। तारेगा बृहस्पति भी, लेकिन वो किस रूप में अभी देखिएगा। ये भोग है और शुक्र भी भोग का ग्रह है। और भोग कब होता है, भौतिक जीवन में होता है। भौतिक जीवन में ही भोग होगा, मृत्यु के बाद कहाँ भोग है। भोग तो शरीर को चाहिए ना। तो अगर 12वें भाव में किसी पुरुष की कुंडली में शुक्र है, तो उस व्यक्ति की स्त्री उसका साथ जीवन रहते देगी, जीवन को, उसके शरीर को उसके सुखी बनाने का प्रयास करेगी। लेकिन अब अगर गुरु है, 12वां भाव है भोग, और बैठ गया है गुरु स्त्री की कुंडली में, गुरु 12 में है, तब अगर स्त्री की कुंडली में गुरु 12 में है, तो ऐसा व्यक्ति अपने पत्नी के भोग और सुखों के प्रति नीरस होता है। मतलब सिर्फ इसी योग से नहीं जज कर लेंगे कि अगर आप लोग देखिए आपके कुंडली में बृहस्पति 12 में है, तो अभी जा करके हस्बैंड से कहिए आप तो हमारे सुख के प्रति संवेदनशील नहीं है। अन्य भी योग दे, ये तो हम सिर्फ एक चीज का फल निकाल रहे हैं, गुरु का। अगर किसी स्त्री की कुंडली में गुरु 12 में है, तो ऐसा व्यक्ति अपनी पत्नी के भौतिक सुख के बारे में कम ही सोचता है। लेकिन ऐसा व्यक्ति कुछ आध्यात्मिक या सामाजिक काम ऐसा करता है कि सांसारिक यानी मृत्यु के बाद, संसार के बाद की गति ऐसे स्त्री की सुधर जाती है। यानी अगर पुरुष की कुंडली में 12 में शुक्र है, तो पुरुष को जीते जी लाभ मिलेगा, और स्त्री की कुंडली में 12 में बृहस्पति है, तो उसको परलोक का लाभ मिलेगा, उसको स्वर्ग की प्राप्ति होगी। और होगी कहाँ से, पति के अच्छे कर्मों से ही वो बैलेंस कट के जाएगा। अब इसको सीधा समझने के लिए गुरु और शुक्र को आमने सामने रख लीजिए। शुक्र क्या सुधारना चाहता है, शरीर का सुख, और गुरु क्या सुख सुधारना चाहता है, आध्यात्म का सुख। तो गुरु ये जानता है कि शरीर नष्ट होनी है, तो इसे छोड़ दो, इसको सुखी ना करो, मृत्यु के बाद की गति को सुधारो। तो जिस स्त्री की कुंडली में गुरु 12 में होगा, उस स्त्री को मृत्यु के बाद अच्छी गति मिलती है। पति उसके कुछ ऐसे अच्छे कर्म करते हैं जिसका लाभ उस स्त्री को मिलता ही मिलता। अब यही गुरु अगर नीच राशि में होगा या शुक्र की राशि में होगा, तब इस फल में थोड़ी सी कमी आएगी। नीच का होगा तो आएगा ही आएगा, पता ही है। और अगर ये शुक्र की राशि में, क्यों, क्योंकि एक तो 12वां भाव भोग का हो गया, और शुक्र की राशि भी भोग वाली है, तब बृहस्पति को क्या करना पड़ता है, ज्यादा इफर्ट लगाना पड़ता है। आ जाते हैं अब इसी कुंडली के दूसरे विषय पर। मीन लगन में मारक ग्रह निकालना है, मैं किसी से पूछूंगा, आप लोग लिख के तैयार करिए। मैं किसी को अनम्यूट करने वाला हूँ। मारक ग्रह कौन कौन से, मारक मतलब वही प्रबल मारक। एक मारक तो मंगल और बुध बनेगा ही, एक मंगल बनेगा दूसरे भाव का स्वामी, और एक 7वें का बुध। लेकिन इसमें बुध को तो हम मारक ले लेंगे, क्योंकि ये कारक में नहीं आया है। लेकिन मंगल में वो मारकत तो नहीं है, जब तक मंगल पीड़ित ना हो जाए, नीच ऊंच का होगा तब भले तकलीफ दे, लेकिन मंगल यहाँ तकलीफ देने वाला नहीं है। तो बुध के साथ एक किसका कॉम्बिनेशन बनेगा। श्वेता जी हाथ उठाई है फिर से, लेकिन अब की हम आपसे नहीं पूछेंगे, आपके लिए हम अलग से एक
क्वेश्चन अभी लास्ट में तैयार करेंगे, तड़कता भड़कता हुआ। जीतू जी अनम्यूट करिए। प्रणाम गुरुजी। शुक्र और शनि दो प्रबल मारक रहेंगे। शुक्र और शनि प्रबल मारक बनेंगे, क्योंकि यहाँ पे शुक्र जो है द्वितीय तृतीय भाव और अष्टम भाव का स्वामी है, तो सबसे प्रबल तो शुक्र ही होगा। सबसे प्रबल मारक शुक्र होगा। अच्छा, इन सभी मारक भावों में सबसे ज्यादा डेंजरस भाव कौन सा है? अष्टम भाव। अगर कोई ग्रह अष्टम भाव के साथ साथ द्वितीय तृतीय खष्टम एकादश द्वादश का पड़ रहा है और वो एक में अष्टम का आ रहा है, तो वो सबसे ज्यादा खतरनाक है। यानी इस लगन में सबसे ज्यादा खतरनाक शुक्र है, और ये जो सबसे ज्यादा खतरनाक होता है, ये लगन का सबसे बड़ा शत्रु भी होता है। शुक्र गुरु का शत्रु है। दूसरा शनि होगा और बुध, ये दोनों होंगे, लेकिन दोनों के मारकत्व में ज्यादा अंतर नहीं है। शनि शुक्र नंबर 1 पे, शनि नंबर 2 पे और नंबर 3 पे बुध। इस कुंडली में सबसे ज्यादा परेशानी पैदा करने की क्षमता किसकी है? शुक्र की है। अब अगर शुक्र पीड़ित होगा तो क्या क्या पीड़ित हो जाएगा? अष्टम भाव है, अष्टम भाव से हम अपने गृहस्थ जीवन की शांति भी देखते हैं। नोट कर लीजिए, अगर आपके सामने कोई कुंडली आ रही है, कोई स्त्री या पुरुष पूछ रहा है, तो अगर अष्टम भाव में क्रूर ग्रहों का प्रभाव अधिक हो या द्वादश भाव में प्रभाव अधिक हो, तो व्यक्ति का जो पर्सनल लाइफ है, गृहस्थ है, उसमें कांटे चुभेंगे खूब। अष्टम और द्वादश ये अगर पीड़ित होंगे तो पर्सनल लाइफ में, यानी आपका और आपके जीवन साथी के बीच वो प्रेम बन नहीं पाएगा। अष्टम में तो पाप ग्रह होने से पुरुष की कुंडली में तो उतना ससुराल पक्ष पे असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि पुरुष तो दूर रहता है अक्सर अपने सास से, ससुर से, साले से। लेकिन स्त्री में ज्यादा असर पड़ता है, क्योंकि वो अपने ससुराल के लोगों के हमेशा ज्यादातर समय पास रहती है। अगर अष्टम में क्रूर ग्रह है, तो सास से, स्त्री के लिए सास से, ननद से, जेठानी से, इन लोगों से कुछ न कुछ ज्यादा ही लगा बछा रहेगा। कुछ न कुछ छौंका जो है, वो जो छौंकते हैं मिर्च डाल के और जीरा डाल के, वैसे ही उनके संबंधों में भी चलता रहेगा। और यही अष्टम में सूर्य हो और मंगल हो किसी स्त्री की कुंडली में, सूर्य और मंगल विशेष रूप से, तो ननद हो गई, सास हो गई, कुछ न कुछ उस स्त्री को पीड़ित करती ही रहेंगी। हमेशा उसको उपदेश देती रहेंगी, शिक्षा देती रहेंगी, ताने मारती रहेंगी। यानी स्त्री की कुंडली में अष्टम भाव थोड़ा ज्यादा ही ठीक हो, तो उसका जो ससुराल पक्ष है, वहां पे शांति की संभावनाएं अधिक रहती। हो सकता है कुंडली मिला लिए, पति से मिल गया, मंगल दोष वोष नहीं लग रहा है, चलिए पति से ठीक चलेगा, लेकिन अन्य जो ससुराल में संबंध है, वो लोग जो है थोड़ा सा इनको देख करके कुछ न कुछ ऐसी चीजें बोलेंगे जिससे उनको तनाव हो। अष्टम भाव और द्वादश भाव तनाव भी देता है। अच्छा, आपने ये देखा होगा, चंद्रमा को तनाव से आपने जोड़ा है, चंद्रमा किसी कुंडली में पीड़ित है तो तनाव। लेकिन अगर अष्टम और द्वादश भी पीड़ित है, तो भी व्यक्ति को पारिवारिक कलह का तनाव रहेगा। चंद्रमा पीड़ित है तो हो सकता है काम का तनाव हो, किसी डिप्रेशन की बीमारी हो। लेकिन अगर अष्टम और द्वादश पीड़ित होगा, तो व्यक्ति को पारिवारिक कलह के कारण से ही तनाव होगा। अब इस कुंडली में हमें मिल गए मारक शुक्र और शनि। शुक्र और शनि और बुध, अगर ये तीनों बिगड़े हुए हैं, पीड़ित हैं और परस्पर इनकी दशा महादशा होगी, तो उस समय में व्यक्ति को शारीरिक, मानसिक और आर्थिक कष्टों का सामना करना पड़ेगा। सूर्य को इस कुंडली में थोड़ा सा देख लेते हैं।
सूर्य छठे भाव का स्वामी है, रोग भाव का, यानी इस लगन के लिए सूर्य एक अशुभ ग्रह में आएगा। जो ग्रह मारक नहीं बन रहा है, ना कारक बन रहा है, ना सम बन रहा है। सम कौन ग्रह बनता है? जो एक बुरे भाव और एक केंद्र का स्वामी हो जाए। जो हमारे मारक वाले भाव हैं, द्वितीय भाव, तृतीय भाव, छठे भाव, अष्टम भाव, एकादश और द्वादश, इनमें से किसी भाव के साथ एक केंद्र का स्वामी हो जाए तो वो सम हो जाएगा। लेकिन जो ग्रह सम नहीं हुआ, ना मारकत्व में प्रबल आया, अब छठे भाव का है तो अशुभ ही। मारक नहीं कहेंगे तो इसे अशुभ ग्रह तो मानेंगे ही। अशुभ ग्रह मतलब ये नहीं है कि ये अशुभता ही भर देगा। अब ये अगर छठे भाव का स्वामी सूर्य बिगड़ेगा तो जो जो छठा भाव है रोग से परेशान कर देगा, ऋण से परेशान कर देगा, या शत्रु आते रहेंगे। तो इस चीज का भी ख्याल रखेंगे। और इस कुंडली में, किसी भी कुंडली में अगर लग्नेश बृहस्पति 12वें भाव में है तो विदेश का योग बना। चतुर्थेश अगर 12वें भाव में है तो विदेश का योग बना। अगर दसम भाव, अगर लग्नेश यानी बृहस्पति अगर जा रहा है 12 में, तो व्यक्ति का विदेश में सेटलमेंट हो जाएगा और कामकाज भी वहीं बनेगा, क्योंकि बृहस्पति लगन के साथ साथ दसम का भी स्वामी है। अब अगर चतुर्थ भाव का स्वामी जाएगा 12 में, तो ये सप्तम का भी स्वामी वही बुध है, यानी पति पत्नी दोनों ही विदेश चले जाएंगे। अगर नवम का स्वामी मंगल भी 12 में जाता है तो भी विदेश का योग बन रहा है। इस तमाम प्रकार से इस लगन के लोगों की विशेषताएं क्या होती हैं, ये आप लोग खुद पढ़ सकते हैं। बृहस्पति का लगन है तो ऐसे लोग ज्ञानवान तो होंगे ही, बृहस्पति का गुण उनके अंदर अपने आप आ जाएगा, और उम्र के साथ साथ उनका पेट थोड़ा सा निकलेगा, क्योंकि बृहस्पति महाराज का पेट निकला हुआ है। 45 के उम्र के होंगे तो पेट इनका बढ़ जाएगा, तोंद निकल आएगी। तो ये हमने दोनों लग्नों पे चर्चा की है। आप लोग थोड़ा सा तैयारी करिएगा। कुछ लोगों को क्लास लेने के लिए बोला जाएगा, जैसे मैं अल्टरनेट क्लास अब इधर लेना चाहूँगा, और जो बीच में एक दिन की गैपिंग रहेगी उसमें आप लोगों के एक एक लोगों को वक्ता बनाया जाएगा और एक टॉपिक दिया जाएगा, लोग उसको सुनेंगे और टॉपिक पहले से बता दिया जाएगा ताकि आप उस पर प्रिपरेशन कर सकें, बोलें, लोगों को इम्प्रेसिव लगे। और अच्छा बोल रहे हैं, बुरा बोल रहे हैं, इससे कोई मतलब नहीं है। जब 2 4 6 बार बोलेंगे तभी बोल पाएंगे। जैसे अभी जब शुरू में इस बोर्ड को मैं चलाता था तो क्या होता था कि बोर्ड को चलाने में, अभी मैं गुरु ऐसे लिख रहा हूँ, थोड़ा पढ़ने लायक है, लेकिन जब शुरू में लिखता था तो पढ़ने लायक नहीं रहता था, क्योंकि धीरे धीरे हर चीज़ प्रैक्टिस से ही आती है। तो जब 2 4 बार बोल लेंगे तो अच्छा बोल भी ले जाएंगे। तो बोलिएगा, लोग सुनेंगे। और ऐसा नहीं है कि अगर किसी को थोड़ा सा अगले व्यक्ति में कुछ नजर आ रहा है गड़बड़ तो परेशान होइए, उसी चीज से सीखिएगा कि इन्होंने ऐसा यहाँ पे गड़बड़ किया है तो मुझे अपने बारी में इस चीज को सुधारना है। अब हम थोड़ी देर के लिए अनम्यूट करेंगे, प्रयास करेंगे कि कल भी आए। वैसे थोड़ा मुश्किल रहेगा, एक्चुअली इस समय मुझे थोड़ी सी समस्या हो रही है आँखों की। आंखों में जलन, इरिटेशन है। आज बहुत लंबी चौड़ी जांच वगैरह करा के आए हैं। पूरा आंख का फोटो वगैरह डॉक्टर खींचा है, ये देखिए, पता नहीं दिख रहा है कि नहीं। पूरी आंख का फोटो, ढेर सारा रुपया ले लिया, 10 11 हज़ार रुपया ले लिया। तो अब शायद रिलीफ हो जाए तो कंटिन्यू आएंगे। बहुत ज़्यादा काम हो जाता है ना, हमारा लैपटॉप वाला दिक्कत हो रही थी। मोतियाबिंद वगैरह जांच कराए, नहीं हो रहा है। रेटिना भी सही है, सब सही है, कुछ एरर बता रहा था, आ रहा है। तो अनम्यूट करते हैं, थोड़ा बहुत आप लोगों का सुन लेते हैं आवाज। आप सब लोग एक साथ चिल्लाना शुरू करिएगा। अनम्यूट करिए, अब आप लोग कुछ बोलिए, फिर क्लास को विश्राम देंगे। गुरुजी सॉफ्टवेयर भेज दीजिए। कौन सा सॉफ्टवेयर? डाउनलोड कर लो, जन्म पत्री बनाने वाला सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लो। बहुत सारे हैं, गुरुजी एक कर चीज बताइए। लीजिए।
गुरुजी एक चीज ए, बताइए, ए, एस्ट्रोसेज का बताया था। विपरीत राजयोग में अगर वो अकेला ग्रह हो तब भी बनेगा, और अगर वो किसी के साथ हो तो बनेगा नहीं बनेगा? अगर 6, 8, 12 का ही स्वामी साथ होगा तो बनेगा, दूसरे भाव का स्वामी होगा तो नहीं बनेगा। नहीं, जैसे छठे का स्वामी छठे में बैठ गया, लेकिन वो मान लो कि लगन के साथ बैठ गया तो बनेगा? नहीं, तब कहाँ बनेगा। 6, मतलब वो 8, 12 आपस का में साथ में बैठे लगा- तो ही बनेगा? आपस में साथ में बैठे या आप दृष्टि हो अगर तो इन्हीं ग्रहों की ही हो। एक और अगर अकेला हो बैठा हुआ तो तब भी बन गया, तब भी बनेगा? तब भी बन गया। सॉफ्टवेयर पे मैं एक चीज बोल देता हूँ, देखिए तमाम प्रकार के सॉफ्टवेयर हैं, आप अपने तरीके से ले लीजिए। इसमें एक पराशर का सॉफ्टवेयर आता है, उस पे अमेजोन पे सर्च करेंगे पा जाएंगे। और आजकल जो है फ्यूचर पॉइंट का भी सॉफ्टवेयर लोकप्रिय है, लियो स्टार का। ठीक है, थैंक यू। फ्यूचर पॉइंट से तो हमको जुड़े हुए हो गया लगभग 12-15 साल। ठीक है सर मेरे पास भी लिए स्टार ये सर। लियो स्टार अच्छा। ठीक है, कैलकुलेशन इसकी ठीक होती है। गुरुजी कुलदीपक राजयोग के बारे में तो कुछ बता देते हैं। हम्म? कुलदीपक राजयोग के बारे में थोड़ा बता दें। कुलदीपक के बारे में किसी वीडियो में बोले हैं, कुलदीपक 10म भाव से बनता है, और भी कई चीजें हैं इसमें, इस पे अलग से कार्यक्रम रख लेंगे। फिलहाल आप ये जो मुख्य कुलदीपक योग बनता है, अगर 10म भाव में जो सबसे तगड़ा योग है, अगर 10म भाव में अग्नि तत्व का ग्रह हो और अग्नि राशि में हो तो सबसे तगड़ा कुलदीपक राजयोग बनता है। अच्छा, धन्यवाद ये गुरुजी। सबके पास तो बुक होगी नहीं, लेकिन कुछ लोगों के पास होगी ये ज्योतिष रत्नाकर। जी जिनके पास नहीं है वो लोग खरीद लेंगे, कुछ लोगों को है, ये शुरू में बताया गया था। इसमें एक जगह पे विपरीत राजयोग का है, मैं बता रहा हूँ आपको कहाँ है। गुरु जी ज्योतिष रत्नाकर सिर्फ हिंदी में ही है क्या, या इंग्लिश में भी सब्सक्रिप्शन है उसका? ये हिंदी में ही है, हिंदी में ही है। अब थोड़ी थोड़ी पुस्तकें आने लगी हैं इंग्लिश में, बहुत ज्यादा तो नहीं आ रही हैं, लेकिन जो मतलब अच्छे बुक्स हैं ज्योतिष के वो हिंदी और संस्कृत में ही उपलब्ध है। जैसे मान लीजिए समय होता है ना, जैसे फिजिक्स की आपको बहुत अच्छी बुक लेनी है किसी साइंटिस्ट की तो आपको इंग्लिश में मिलेगी, उसने इंग्लिश में लिखा है। और इसी प्रकार से ज्योतिष की बहुत अच्छी बुक आपको संस्कृत में मिलेगी और हिंदी कमेंट्री में मिलेगी, क्योंकि हमारे जो मनीषी थे उनको संस्कृत आती थी।